कोई डर के साए में था। घर से बाहर निकलने में हर कोई डर रहा था। ऐसे में रोज हॉस्पिटल में जिंदगी की उम्मीद बनकर डॉक्टरों के कंधे से कंधा मिलाकर नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में डटे रहे। यहाँ डॉक्टर मरीज को देखकर उन्हें आईसीयू या फिर वेंटिलेटर में इलाज करने के लिए रखते थे। इस पूरे वक्त में नर्सेस ने ही उनकी हिफाजत की और ये सफेद कपड़े पहनने वाले मसीहा इलाज के साथ साथ उम्मीद भी बांधा करते थे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम आवर नर्स आवर फ्यूचर में स्वागत है। जी हाँ, हमारी नर्स ही हमारा फ्यूचर है। हर साल आज के दिन हम नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नर्स डे पर देखिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट। हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हुआ था जन्म। नर्सों को किया जाता है सम्मानित। लेडी विद द लैम्प से थी फेमस। मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर नर्स को अक्सर भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि धरती पर जान बचाने का साहस और प्रतिभा केवल उनमें ही मौजूद है। इसी त्याग और समर्पण के भाव को दुनिया को बताने के लिए पूरा विश्व 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाता है। नर्स को उनके कार्य के लिए सम्मान दिया जाता है। आइए जानते हैं इस खास और महत्वपूर्ण दिन का इतिहास। 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स यानी कि INC ने इंटरनेशनल नर्स डे को मनाना शुरू किया था। इस दिन यानी कि 12 मई को मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि फ्लोरेंस एक समाज सुधारक और इंग्लिश नर्स थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वे थी जिन्होंने नर्सिंग के प्रोफेशन में अपने कदम रखे और इसे एक प्रसिद्ध प्रोफेशन बना दिया। इंटरनेशनल नर्स डे का उद्देश्य दुनिया भर में नर्सों को सम्मानित कर उनके महत्व के बारे में बताना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कहा जाता है कि वे रात के समय अपने हाथों में लालटेन लेकर अस्पताल के चक्कर लगाती थी। उन दिनों बिजली के उपकरण उपलब्ध नहीं थे। फ्लोरेंस को अपने मरीजों की इतनी फिक्र हुआ करती थी कि दिन भर उनकी देखभाल करने के बावजूद रात को भी वे अस्पताल में घूमकर ये देखती थी कि किसी को कोई जरूरत तो नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और दुखियों की सेवा में समर्पित किया है। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे नर्सेस ने दिन रात मरीजों की देखभाल की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बुरे दौर में वो कितनी बार टूटी होंगी? मरीजों के सामने मुस्कुराने वाले ये चेहरे कितनी ही बार मायूस भी होंगे। आज इंटरनेशनल नर्स डे पर हम आपको कोविड के दौरान ड्यूटी कर रही नर्सिंग स्टाफ के बारे में बताएंगे। हमारे साथ इस खास दिन पर स्टूडियो में मौजूद हैं बिंदु जी, जो कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फेलोशिप इन न्यूरोलॉजी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे खास प्रोग्राम में। जैसा कि मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहला सवाल यही है कि कैसे आपने कोरोना के टाइम में जॉब की, अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का उत्साह बढ़ाया, डॉक्टरों से कंधा मिलाकर काम किया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम वो टाइम शायद हर मेडिकल फील्ड में कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो टाइम देखा, फेस किया और शायद उससे निकल के भी आए। सच बताऊं तो वो बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी रहा, क्योंकि शायद लोगों ने सुना था 100 साल पहले महामारी हुई थी और हम उस महामारी में खुद को काम कर पाएंगे और उस काम से हम निकल के उस काम से अच्छे से वापस बाहर आ सकेंगे, हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे घर वालों को नहीं उम्मीद थी कि सबको कोविड हुआ है, सब अपनी जान जोखिम में डाल के आते हैं। हमारे भी बहुत सारे साथियों की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जान इस महामारी में गई, लेकिन हम आज भी अगर यहाँ आपके साथ बैठे हैं और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो शायद किसी मरीज की दुआ, अपने से बड़ों की दुआओं का ही असर है। आप दूसरे पेशे में अगर हम निसंदेह काम करते हैं और साथ ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन किसी का दर्द नहीं बांट सकते। साथ ही कोई भी नर्स अगर किसी भी हमदर्द अगर बनना है तो नर्स से कोई सीखे। साथ ही मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम नर्स और डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपकी देखभाल कौन करता है? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है आपने। जब हम बीमार पड़ते हैं तो लोग
अंडर एस्टिमेट करते हैं कि तुम्हें तो पता होगा ना, तुम्हें क्या करना है, रेस्ट ही तो करना है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि अगर हमारी फैमिलीज हमको सपोर्ट नहीं करें तो हम अस्पताल में मरीजों को और सब लोगों को अपना इतना टाइम, इतनी डेडिकेशन से अपनी सेवा नहीं दे सकते। कोरोना महामारी पर एक बुरा दौर था, ऐसे में सरकार ने नर्सिंग स्टूडेंट्स की ड्यूटी भी लगा दी थी और नर्सेज जो थी वो 24 घंटे वार्ड में ड्यूटी करती थी। डॉक्टर जब चले जाते थे तो पूरा तत्काल फैसले जो हैं वो नर्सेज को ही लेने पड़ते थे। साथ ही नए स्टूडेंट तो पूरी तरह से रेडी भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, और ऐसे में सरकार ने उनकी भी ड्यूटी के लिए उनको उतार दिया था। उस समय जो काफ़ी चैलेंजिंग समय रहा होगा, तो कैसे आपने मरीजों की देखभाल की, साथ ही स्टूडेंट्स को भी आपने कैसे सिखाया, क्योंकि वो जो मरीजों के लिए भी नए स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही बड़ी, ये दुनिया के लिए एक महामारी थी जिसमें एकदम काम का लोड बढ़ गया था। लेकिन ये हमारे लिए रोज का काम है। जब हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास अभी भी आ रहे होते हैं, हम अपना रोज का काम करते हुए उन्हें अभी भी स्टूडेंट्स को बताते हैं, सिखाते हैं पेशेंट को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, एक्चुअली ऑब्जर्व क्या करना है। दुनिया के लिए पहली बार नर्सेज इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं कि लोगों को नर्सेज की वैल्यू पता चली है कि बिना नर्सेज के हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हैं वो जीरो हैं। पहली बार ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आया है जिसपे ये दिखा है कि डॉक्टर्स अगर ज़रूरत है दुनिया की तो नर्स भी उतनी ही ज़रूरत है। अगर नर्सेज नहीं होंगी तो ये डॉक्टर्स कुछ भी आप कहें मरीज को सिर्फ बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कोई केयर दे नहीं सकते। केयर देने का काम, कुछ भी ऐसा काम है वो नर्सेज पे ही है। और रही बात आपने ये जो कहा कि हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते थे, बहुत बार लेने पड़ते थे। अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो आज भी हम वेट नहीं कर रहे होते हैं कि हम कोई डॉक्टर आके हमें बताएंगे कि हमें ये करना है और पेशेंट कैसे बच सकता है। वो हमारा पहला डिसीजन होता है कि हमें उस पेशेंट के लिए क्या करना है। उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ में कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई डॉक्टर किसी वजह से पेशेंट के पास नहीं है और मैं अकेली हूँ। मुझे कई बार ऐसे चैलेंजिंग डिसीजंस लेने पड़े हैं जिसमें मुझे उनसे पूछे बिना, ठीक है, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन फाइनली जब वो उसका एंड रिजल्ट आता है ना, पेशेंट बच जाता है, कोई आपको लाइफ टाइम याद रखता है, तो आप वो सब चीजें भूल जाते हैं अपनी लाइफ के। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नर्सेज की कमी है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि अस्पतालों में नर्सेज की कमी लगातार बनी हुई है? इसके मामले में ये तो बहुत ही गंभीर विषय है कि नर्सेज की कमी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी। लेकिन इंडिया में कुछ अच्छी चीजें ये हो रही हैं कि कोविड के बाद से हमारे प्रधानमंत्री ने जो कल या परसों ही घोषणा की है कि वो 20 या 21 नर्सिंग कॉलेजेस खोलेंगे, वो एक बहुत बड़ा कदम है। उससे लोगों को ये उत्साह रहेगा कि हमें नर्सिंग प्रोफेशन में अपने बच्चों को आगे भेजना चाहिए। एक टाइम था जब लोगों को नर्सिंग में बच्चों को भेजने में झिझक होती थी, असहज महसूस करते थे। बट आज के टाइम में जो है, आज हम अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में सबको बोलते हैं कि नहीं ठीक है, नर्सिंग में बहुत स्कोप है हर तरीके से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट केयर, आप अगर पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, आप क्लिनिकल्स में जा सकते हैं, आप और भी रिसर्च में जा सकते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ऐसा दिन भी आएगा कि पॉलिसी मेकर्स में भी नर्सेज जाएंगी। आपके अंदर काफ़ी पेशेंस, काइंडनेस और साथ ही चैलेंजिंग डे भी रहता है। किसी भी ब्रेक के बिना लंबे समय तक आप काम करते हो, और इतनी जो क्षमता है वो आपको कहाँ से मिलती है? ऊपर वाला देता है शायद, क्योंकि ये चीज़ हमने तब सीखी थी जब कोविड में पहली बार 24 घंटे की ड्यूटीज़ की थी। अदरवाइज नर्सेज 24 आवर्स नहीं करती हैं, डॉक्टर्स करते हैं 24 आवर्स। जब फर्स्ट टाइम 24 आवर्स किया तब पता नहीं था कैसे करेंगे, बहुत सारे सवाल थे मन में कैसा होगा। बट वो टाइम था जब पूरे डिपार्टमेंट्स ना एक फैमिली बने हुए थे। मैं जिस डिपार्टमेंट में थी वो NICU था। मुझे याद है हमारी पहली 24 आवर्स में डॉक्टर्स और नर्सेज ने पूरी एक टेबल बना के उस पर खाना साथ में खाया था। 24 घंटे ड्यूटी, 10 मिनट आप देखो, 10 मिनट आप देखो, और उसके बाद बताओ। अगर कोई काम मेरा है तो किसी डॉक्टर ने मुझे मना नहीं किया कि नहीं सिस्टर आप नहीं करोगे, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर मैं किसी एक पेशेंट पे, मीन्स मेरे पास बच्चा था, अगर मैं उस एक बच्चे पे लगी हुई और कोई दूसरा बच्चा सिक है, तो किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला था कि सिस्टर ये हमारा काम नहीं है।
उस टाइम लगा कि वो हमारा एक टीम वर्क है, इसलिए शायद हमारी ताकत ये होती है हम टीम वर्क में काम करते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जीबी पंत अस्पताल के अंदर महिला स्टाफ के साथ में गैंगरेप के बाद में, उसकी मौत के बाद में परिसर में जो है हड़कंप मच गया है, तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस पर आप क्या सोचती हैं और आप क्या चाहती हैं कि क्या पॉलिसीज लाई जाएं कि नर्सेज जो हैं वो सुरक्षित महसूस करें, या फिर अस्पताल का जो स्टाफ है? ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसमें कोई पर्टिकुलर एक आदमी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जब तक पूरा अस्पताल प्रशासन इस चीज को जिसे कहते हैं ना कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अगर वो फीमेल स्टाफ को अपने यहाँ, चाहे वो एक क्लास 4 है या एक क्लास ऑफिसर है या डॉक्टर है या नर्स है, कोई भी है, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फीमेल आपके पास काम कर रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं मानती हूँ आजकल की महिला जो है इतनी सशक्त हो चुकी है कि उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास फीमेल एम्प्लॉय काम कर रही है तो ये आपकी जरूरत बनती है, ये आपका कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप उनकी सुरक्षा की पूर्ण तरह जिम्मेदारी लें। साथ ही मैम, आप फैसिलिटीज पे अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज क्या क्या चाहिए आपको? फैसिलिटीज थोड़ा सा इस पे अभी सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा नर्सेस का रोल पेशेंट में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में बढ़ा है, उतना एक्चुअली उनको कोई दर्जा नहीं मिलता। काम अगर आप देखा जाए, एक पेशेंट जब तक अस्पताल में रहता है तो उसके पास 24 घंटे नर्स होती है। डॉक्टर्स आते हैं, राउंड लेते हैं 2 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे, जो 24/7 होती है वो एक नर्स होती है। तो मतलब आपकी जरूरतें भी उनसे ज्यादा होती हैं डॉक्टरों से। आपको अपनी बातें जो हैं, मतलब आपकी लाइफ के चैलेंजेस ये होते हैं कि एक तो लोग आपको उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं। शायद इसका रीजन ये है अभी तक नर्सेस खुद भी खुद को वैल्यू नहीं दे रही हैं। मुझे लगता है हमें खुद को पहले अपने को वैल्यू देना चाहिए, उसके बाद साथ वाले आपको खुद ही वैल्यू देने लग जाएंगे। दूसरी चीज ये है, थोड़ा सा सरकार को हमारी तरफ सोचना चाहिए और हमारे लिए कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए। जब वो पॉलिसीज बनेंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो है बहुत उठ जाएगा नर्सिंग प्रोफेशन। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जो सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका, कि आप कैसे उसे हैंडल करते हो? आप मैम, अस्पताल कोई तभी आता है जब उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू होता है, मतलब जब उसे ज़रूरत होती है। कोई ऐसी तफरी मारने अस्पताल नहीं आता। तो जब आप, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी वो लोग आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप नोटिस करना, जब वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, उसका पेशेंट स्टेबल हो जाएगा ना, तो अपने आप आके आपसे बात करता है, नहीं तब ना पेशेंट परेशान था इसलिए मैं परेशान था। मुझे लगता है थोड़ा सा, सिर्फ नर्सेज को नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में बर्डन ज्यादा है, लोग कम है, इसलिए ना चाहते हुए लोग हार्श हो जाते हैं। तो अगर बर्डन कम होगा सभी के ऊपर तो वो अपने आप ही टोन, जब हमारे पास पेशेंट कम होता है, पेशेंट कम इन द सेंस लोड कम है, तो हम अपने आप उसको पूरा टाइम देते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके घर में क्या है। अगर वही मेरे पास आप 15 पेशेंट मुझे एक साथ दे दें तो मैं उनसे 15 से उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी। कम, यहाँ पे हमारा शॉर्टेज वाली जो बात है कि नर्सेज की कमी है, यहाँ पे वो चीज, या किसी भी डॉक्टर्स की भी कमी है, ऐसा नहीं है सिर्फ नर्सेज, डॉक्टर्स की। कहना है कि नर्सेज की कमी की वजह से ही, बिल्कुल, ये जो होता है वो हमेशा तभी होता है जब नर्सेज की कमी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई वाक्य आप बताइए जो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती पेशेंट को लेकर, या फिर पेशेंट ने ऐसा कुछ हरकत की हो, या फिर आपने बहुत अच्छा उन्हें ट्रीट किया हो। मेरे साथ लाइफ में एक बार हुआ था, शायद 5 या 6 साल हो चुके हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी था, मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैंने आउट ऑफ द वे जाके, मतलब अपने कंसल्टेंट्स और अपने सीनियर अथॉरिटीज को बिना पूछे उस बच्चे को सिर्फ उसकी लाइफ बचाने के लिए वेंटिलेटर पे अपने आप जिद करके डाला था। जो हमारे डॉक्टर थे वो उस टाइम नए थे, तो मैंने उनसे थोड़ा सा जिद करके, नहीं आप डालो, बच्चा बच सकता है, बच्चा बच सकता है, ये मैंने जिद करके किया। और वो पूरी रात मैं उस बच्चे के आसपास घूमती रही। सुबह 5 बजे तक वो बच्चा थोड़ा स्टेबल हुआ, 7 बजे जब मैं गई वो बच्चा स्टेबल हुआ। एक्चुअली वो बच्चा 1.5 मंथ वेंटिलेटर पे रहा था हमारे यहाँ, और 1.5 महीने के बाद वो बच्चा बच के गया है।
वो बेटी थी किसी की, आज वो 5.5 साल की है और उसकी मदर हमें आके हर बार ये बोलती है अगर आप लोग नहीं होते ना तो शायद मेरी बेटी नहीं मिलती। तो ये जो है ना लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक ये कोई मुझे ब्यूटीफुल बोल जाए, नहीं हार्ड वर्किंग बोल जाए, तब भी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा जो कॉम्प्लीमेंट वो मदर मुझे देती है, जो सारी जिंदगी याद रखी। मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। खराब एक्सपीरियंस होते हैं बट वो हमारे लिए इतना मायने नहीं रखते, क्योंकि जब ये अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं तो वो हमारे लिए बूस्टर डोज की तरह होते हैं। अगर मैम खराब एक्सपीरियंस की बात करें तो उस पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है खराब में, कि जो आपका लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर आपसे गलती हो गई, या फिर पेशेंट को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था? गलती तो सबसे होती है, ये तो नहीं कह सकते कि हमसे गलती नहीं होती है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। कभी कभी कहीं होती है, बट ऐसी कोई बड़ी गलती मुझे अभी याद नहीं है कि हाँ कभी किसी पेशेंट से कुछ हुआ होगा, मैं मना नहीं करती, लेकिन वो कहीं ना नेक्स्ट डे पक्का आके ना वो पेशेंट और मैं वो दोनों आपस में नॉर्मल बात करके बोलते थे कल ना तुम्हारा बच्चा बहुत परेशान था इसलिए हमने तुमको डांटा था, या पेशेंट ने मुझे बोला सिस्टर सॉरी कल आपसे ऐसे बात की थी क्योंकि कल मैं बहुत परेशान थी। तो वो शायद हमारा दोनों तरफ से होता है, नोक झोंक वाला कह सकते हैं, बहुत अच्छे वे में, गलत वे में नहीं। सेम चीज हमारी डॉक्टर्स के साथ होती है, उनके साथ भी अगर हमारा जो भी मनभेद नहीं होते, हमारे मतभेद होते हैं, हमारे मतभेद पेशेंट पे लेके हो सकते हैं, डायग्नोसिस पे लेके हो सकते हैं, बीमारी पे लेके हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते, क्योंकि काम हमें वहीं रह के टीम वर्क में करना है, और कर किसके लिए ना, पेशेंट के लिए करना, तो उनसे भी मनभेद करके हमें कहीं नहीं जाना। मैम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस करियर में कैसे आई, आपको कैसे लगा कि आपको नर्स बनना है या फिर लोगों की सेवा करनी है? एक्चुअली मैं तो, मेरी सिस्टर का एग्जाम था, उसकी जगह मेरा नंबर आया था। मैं उस टाइम पे भी सेंट स्टीफन 30,000 हॉस्पिटल से मैंने ट्रेनिंग किया था। मैं उस टाइम पे भी वहाँ पे रैंक होल्डर थी। मेरा एग्जाम दिलाने हम किसी और को गए थे, मेरे फादर, और नंबर मेरा आ गया था, ऐसा था। ठीक है, डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी हर इंसान की होती है। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की है वो बीकॉम ऑनर्स की है हंसराज कॉलेज दिल्ली से, और उसके बाद मैं आज इस प्रोफेशन में हूँ, तो वो बिल्कुल दो अलग अलग साइड्स हैं। तो मैम आपको कैसा लगता है इस फील्ड में आके अब? बहुत ही अलग लगता है, ऑसम लगता है। और अब मुझे आज जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, वो मुझसे जब बात करते हैं, वो कॉमर्स बैकग्राउंड की कुछ बात करते हैं, तो मुझे समझ में ही नहीं आती है। मुझे सिर्फ मेडिसिन और इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है। अब भी बच्चे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उसे आप कैसे बताएंगी कि कैसे क्या क्या करना है और कैसे इस प्रोफेशन में एंट्री मिल सकती है? थोड़ी सी, अगर थोड़ा सा भी बच्चा एक्टिव है आज की डेट में, तो वैसे भी आजकल के बच्चे हमसे बहुत एडवांस हैं। वो उनको 10th से उनका गोल क्लियर होता है। अगर फिर भी बच्चे आना चाहते हैं, कुछ लोग कम आना चाहते होते हैं नर्सिंग में, उनको ये लगता है नहीं इसका स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है, स्कोप बहुत है। आप आइए इसमें। आपको 12th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपको 12th बेस पे 10th में आपको साइंस साइड चाहिए, और डिग्री कोर्स में आपको 12th में साइंस साइड होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। और उसके बाद अगर आपको करना है इसमें एमएससी कीजिए, एमफिल कीजिए, बहुत स्कोप है। और नर्सेस तो आजकल दुनिया रूल कर सकती हैं, बहुत जल्दी पॉलिसी मेकर भी बनेंगे। मैम एक ये भी जानना चाहेंगे कि नर्सेस जो होती हैं, तो लोग ना नर्स को अलग अलग वे में ले जाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि नर्स का जो मेन काम है वो क्या होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। लोग नर्सिंग को क्या मानते हैं, अगर कोई आया है तो लोग उसको भी नर्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है, नर्स एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, बिल्कुल अलग प्रोफेशनल कोर्स है, जिसको करके एक बंदा आया है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके लिए आप उसको एक क्लास 4 से या नर्सिंग ऑर्डरली से मत मिलाइए। ठीक है, नर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। अगर आप एमबीबीएस और डॉक्टर को एक प्रोफेशनल कोर्स मानते हैं, तो उसके बराबर की रिस्पेक्ट देते हुए आप नर्सिंग को एक प्रोफेशन मानिए। मेरा पर्सनल आपसे यही कहना है सबसे, कि लोग नर्सों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाते हैं कि नर्स पैसे मांगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर्सनल लाइफ में ना हमसे पूछिए,
शायद ही कोई अपनी जेब से कभी कभी पेशेंट को देना पड़ता है, जब वो खा के नहीं आता है तो उसको खाने के लिए देना पड़ता है अपनी जेब से उसको। जो ये भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां दूर करने के लिए शायद हमें बहुत ज़रूरत है नर्सेस को आगे आके अपने बारे में बोलने की। वरना लोग नर्सेस की यूनिफॉर्म कोई भी पहन के खड़ा हो जाएगा, पर आप अंदर से अपने में अंदर से नर्सिंग के गुण कहाँ से लाएंगे। जो भी नर्स होती हैं वो नॉर्थ से कम साउथ इंडिया से ज़्यादा आती हैं। नहीं नहीं, ये भ्रांति है। था एक जमाना जब साउथ से ज्यादा आती थी, आज की डेट में 99% लोग नॉर्थ इंडियंस हैं। बहुत मेल नर्सेज हैं जो कि राजस्थान से हैं, वो भी नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो एक टाइम था कि स्टार्टिंग प्रोफेशन साउथ से शुरू हुआ था, इंडिया में बहुत ज्यादा था उसका क्रेज। अदरवाइज आज की डेट में ओवरऑल पूरे भारत से नर्सेज हैं। डॉक्टर को तो हर कोई क्रेडिट देता है, लेकिन अगर बात आती है नर्सों की तो नर्सों में अक्सर सम्मान और क्रेडिट नहीं मिलता, तो उसमें आपको क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद इतना मोटिवेशन मुझे है, बट हर किसी को इतना मोटिवेशन नहीं होता है। अगर नर्सेस का मतलब जितना आप डॉक्टर को वैल्यू करते हैं, अगर आप सेम वैल्यू नर्सेस के करें ना, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद आप जब अस्पताल जाते हैं तो आप उतनी ही रिस्पेक्ट से नर्सेस से बात करें, मतलब सोसाइटी उतनी रिस्पेक्ट नर्सेस को दे जितनी डॉक्टर। एक डॉक्टर आता है तो आप सीट से खड़े हो जाओ, डॉक्टर साहब आए हैं। क्यों भाई, जब आप मर रहे थे तब नर्सेज आपके बगल में खड़ी थी, आप उनके लिए क्यों नहीं रिस्पेक्ट से खड़े हो सकते हैं? ये भी आपको करना चाहिए। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, और वही नर्स आपको बिना डॉक्टर से पूछे प्रिस्क्राइब करे आपको आपकी हेल्प के लिए कोई भी मेडिकेशन या कोई भी ट्रीटमेंट देती है, तो आपके उनके लिए भी रिस्पेक्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। और ये ओवरऑल समाज की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं किसी एक इंसान की है, ये ओवरऑल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि नर्सेज को वापस से वैल्यू। बट शायद ये अच्छी चीज है कि कोविड के बाद नर्सेज की वैल्यू बहुत बढ़ी है ग्लोबली, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में। और इस टाइम कहना गलत नहीं होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने नर्सेज को फेवर करके बहुत सारी पॉजिटिव चीजें नर्सेस के लिए लाए हैं। हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है। पूरी इंडिया से उन नर्सेस को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करके सोसाइटी को अपनी तरफ से योगदान किया उसके लिए। कि आपका जो डेली रूटीन होता है वो क्या होता है? लाइक लोग बोलते हैं कि कभी कभी 24 घंटे की जॉब होती है, कोई बोलता है 12 घंटे की जॉब होती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबकी अलग अलग होती हैं, शिफ्ट्स भी होती हैं, स्ट्रेट ड्यूटीज भी। कुछ मैंने बहुत सालों तक शिफ्ट ड्यूटीज करी है, अभी कुछ टाइम से मैं स्ट्रेट शिफ्ट ड्यूटीज में आपका मॉर्निंग इवनिंग नाइट का रूटीन होता है। तो आपको अपनी फैमिली, अपने घर के जो काम होते हैं ना, उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है। आपको पता होता है कि आपकी आज से नाइट शिफ्ट है, तो आपको ये सब चीज़ें दिन में 6 बजे से पहले ख़त्म करके जानी है। आपको पता होता है कि कल से आज से आपकी नाइट है, तो आप सुबह आके सोओगे, तो उससे पहले आपको घर के अपने बच्चों के काम, फैमिली के काम, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली फंक्शन, पर्सनल लाइफ भी होती है, वो सब आपको मैनेज करना होता है। मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको रात का रूटीन पहले से पता होता है कि आज कल मेरी मॉर्निंग है तो रात को इतने बजे सोना है। सेम चीज स्ट्रेट ड्यूटी में आपके पास संडे ऑफ है या सैटरडे ऑफ है या एक दिन ऑफ, तो आप अपनी लाइफ उस हिसाब से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। तो साथ ही अगर बात करें फैमिली और ऑफिस की, तो आप वो मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं, और या फिर जो भी हाउसवाइफ होती हैं, या फिर घर का भी संभालना होता है, ऑफिस का भी संभालना होता है, ऊपर से पेशेंट्स भी ऐसे आ जाते हैं पैनिक करने वाले, तो उस पर आप कैसे मैनेज करती हैं? या फिर अदर जो नर्सेस हैं उनकी क्या प्रॉब्लम रहती है? कभी कभी होता है कि हमारी लाइफ जो होती है बहुत स्ट्रेसफुल होती है, ना चाहते हुए भी हम सोचते हैं कि हम नहीं स्ट्रेस नहीं लेंगे, नहीं हम घर जाते टाइम यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ छोड़ के जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। अगर कोई आपका एक पेशेंट सिक होता है किसी का किसी भी वजह से, तो आप जब घर पहुँचते हो ना, तो आपके भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही चलता रहता है, वो पेशेंट सिक था, पता नहीं वो सही हुआ होगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो पेशेंट एक्सपायर हो जाए, एक्सपायर हुआ है तो हमने उसमें क्या किया था, क्या कुछ और कर सकते थे हम। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत चीज़ें हमें घर जाके रियलाइज होती है, नहीं शायद हम ये कर देते तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाता। ऐसा नहीं है, हमारी एज ए मेडिकल प्रोफेशनल हमारी लाइफ में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चलती रहती हैं। घर जाके हम इस लाइफ से हट नहीं पाते,
इस लाइफ को हम पीछे छोड़ के घर नहीं जा सकते। जैसे नॉर्मल 9 to 4 वाले लोगों की जॉब होती है कि आप इस लाइफ को, ऑफिस की लाइफ ऑफिस में छोड़ के आप घर जाके पर्सनल है। हमारी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। अधिकतर अगर शिफ्ट की बात करते हैं हम, तो शिफ्ट जब अलग अलग होती है, लाइक फीमेल होती हैं, तो उनके घर वाले अलाउड नहीं करते, या फिर अभी भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अब तक लोग फीमेल ज़्यादा होती थी नर्सिंग में, अब मेल आए हैं, अब बहुत सारे मेल नर्सेज हैं, बट हमें पता है कि हमारी ये जो जॉब है इसमें कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कंपलसरी है। तो जब हम आते हैं तो माइंड प्रिपेयर होता है, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद, एक एज के बाद, हर चीज़ की एक उम्र होती है। 40 साल तक आप भाग दौड़ के काम कर सकते हैं, 40-45 साल तक आपके अंदर वो स्टेमिना होता है, आपके अंदर वो एंथुसियाज्म होता है, और जिसमें और जॉबों से हमारी जॉब ज़्यादा हेक्टिक होती है। अगर आपकी जॉब में 8 घंटे में जितना स्ट्रेस होता होगा उतना हमारा 4 घंटे की जॉब में स्ट्रेस हो जाता हो, तो वो हमारा स्ट्रेस जो हमें टाइम से पहले बूढ़ा भी कर देता है। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टाइम से पहले बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। 40s की एज में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आर्थराइटिस है, बहुत सारे नी पेन है, वेरिकोज वेन है, बहुत सारी मल्टीपल हैं जो हमको परेशान करते हैं। तो ठीक है, शिफ्टिंग है, करनी है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। ये हमारी जॉब का पार्ट है और मुझे लगता है इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट हाँ, टाइम टू टाइम हम लोगों को रिलैक्सेशन देना चाहिए, जैसे जिसको ज़रूरत है उसको लाइट थोड़ा कर दें। और वैसे मैम अगर देखा जाए तो नर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? नर्सेस डे सब जगह का अपना अपना अलग अलग है नर्सेस डे सेलिब्रेट करने का। वैसे ग्लोबली जो ये होता है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, फाउंडर थी इसकी, लेडी विद द लैम्प इन्हें बोलते हैं। ये थी, इटली में इनका जन्म हुआ था, 1820s में इनका जन्म हुआ था इटली में। और उस टाइम में क्रीमियन वॉर था, जिसमें रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस थे। फ्रांस और ब्रिटेन के अलाइनमेंट था, उसमें इन्होंने ब्रिटेन के सोल्जर्स को फिजिकली जाके वुंडे जो वो थे, जो जिन्हें चोट लगी थी, उनको जाके हील किया था। और कुछ 10-20 इनके साथ वॉलंटियर थे। तब से ये नर्सिंग प्रोफेशन एक तरह से शुरू हुआ है। उसके बाद 1974 से इसे ऑफिशियली 12 मई को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, नर्सेस डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे घोषित कर दिया गया। सब जगह अपने अपने तरीके से, कुछ लोग पढ़ा के, कुछ लोग इंजॉय करके, कुछ लोग इस दिन अपने लोगों को सम्मानित करके, हर तरीके से। एक हमारा जो इंडिया में है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो मिलता है, वो 12 मई को राष्ट्रपति जी पूरे देश की कुछ चुनिंदा नर्सेस को सम्मानित करते हैं। बहुत बड़ा सम्मान है, नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा सम्मान है ये। आप इस नर्सिंग डे पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी और दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? नर्सिंग डे पे मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले तो अपने नर्सिंग थोड़ा सा सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नर्सेस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट और देके, आप उन्हें थोड़ा सा देंगे वो आपको बहुत देंगे। और शायद जितना डॉक्टर्स की ज़रूरत है देश को, समाज को, उतनी ही नर्सेस की ज़रूरत है। तो आप इक्वली लें, आप जितनी रिस्पेक्ट उन्हें देते हैं उतनी नर्सेस को दें। बस यही चाहती हैं नर्सेस। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें हैं वो सरकार के लिए हैं, वो सरकार पे छोड़ना है, पर हम पब्लिक से यही डिमांड करते हैं कि बस वो हमें रिस्पेक्ट दें, अच्छे से बात करें, तो आपको बदले में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी बिंदु जी। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय पर, तब तक के लिए देखते रहिए CCN लाइव।